Good morning, students. Today we are discuss about comparison of business, profession and employment. आज हम business, profession and employment के कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा. यह बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक है. तो as has been mentioned earlier, economic activities may be divided into three major categories. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, आगे हमने भी रीड आउट किया था. लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको थ्री मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं मेजर थ्री कैटेगरीज के बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो बिजनेस रेफर टू those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. People engage in business earn income in the form of profit. यानी इसमें उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता हो या फिर परचेस एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. और इनको प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विसेज को सप्लाई करके एक बिजनेसमैन या जो इनमें इस एक्टिविटीज़ में एंगेज रहता है उनके द्वारा इनकम कमाई जाती है. और उस इनकम का जो फॉर्म होता है वो होता है प्रॉफिट. यानी उनकी जो इनकम्स होती है उस इनकम्स को हम प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के नाम से उसको जानते हैं. तो ये हमारा इसका एक फॉर्म होता है बिजनेस. यानी इस एक्टिविटीज़ में या तो प्रोडक्शन किया जाएगा या गुड्स को परचेस किया जाता है और देन उसको सेल करके और सर्विसेज को सप्लाई करके जो अर्निंग होती है उस अर्निंग को हम प्रॉफिट कहते हैं. यानी इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. ओके गाइस, तो ये तो था अपना बिजनेस. नाउ सेकंड इज प्रोफेशन. इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशंस. यानी इसमें प्रोफेशन वाली एक्टिविटीज़ में जो पर्सनस होते हैं यहाँ इसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए एक स्पेशल स्किल की स्किल पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के ऑक्यूपेशन पर अप्लाई होती है. सच एक्टिविटीज़ आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशन बॉडीज. जो कि इस एक्टिविटीज़ में जो जनरली जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से जो पर्सन्स होते हैं जिनके द्वारा इस एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है उनको गाइडलाइंस मिलती हैं, उनको उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में नॉलेज मिलता है. दोज इंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल. जो इस प्रोफेशन में इंगेज रहते हैं उनको प्रोफेशनल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आर इंगेज इन मेडिकल प्रोफेशन आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया. जैसे डॉक्टर्स जो मेडिकल जो प्रोफेशन होता है उसमें इंगेज रहते हैं और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो रहता है अपना मेडिकल काउंसलिंग के जो रेगुलेशंस वगैरह रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं. जस्ट लाइक सिमिलरली लॉयर आर इंगेज इन लीगल प्रोफेशन और गवर्न बाय द बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जो कि इनको गवर्न बाय बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा इनको दिया जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलोंग टू द accountant profession are subject to regulation of institution of chartered accountants of India. यानी उन चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और तो ये अपने प्रोफेशंस हो गए. नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल वर्क अदर्स. यानी जो लोग दूसरों के लिए वर्क करते हैं एंड गेट रेम्यूनरेटेड in return those who are employed by other known as employees. तो इस प्रकार के एम्प्लॉयज़ को हम किससे जानते हैं? एम्प्लॉय के नाम से जाना जाता है. Thus people work in factories and receive wages, salary are in the employment of factory owners. जो इस प्रकार के जो पर्सनस होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो फैक्ट्री या कंपनीज में वर्क करते हैं और उसके रिटर्न में वो सैलरी और वेजेस का उनको कंपनी फैक्ट्री के या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनके द्वारा उनको दिया जाता है. Similarly, people who work in the office of bank, insurance companies and government department has managers, assistant, clerk, peon और security guard are the employees of this organization. तो ये जो भी ऑफिस बैंक ऑफिस में वर्क करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में वर्क करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जस्ट लाइक असिस्टेंट मैनेजर हो गए, पियोन्स हो गए या फिर क्लर्क एट्सेट्रा, जो भी वर्क सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गए. तो ये सभी इन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन के इनके वर्क के बेस पे इनको सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड
किया जाता है। तो ये अपने एम्प्लॉयमेंट्स रहता है। तो ये अपना बिजनेस हो गया। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन किया जाता है या परचेस किया जाता है, देन उनका जो सर्विसेज होती है वो सप्लाई की जाती है, या जो प्रोडक्ट वगैरह रहता है उनको सेल आउट करके अर्न किया जाता है, उसमें अर्निंग की जाती है, प्रॉफिट अर्न किया जाता है। प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज एंड स्किल के बेस पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, देन वहाँ से हमें जो रिटर्न मिलता है वो उनके प्रोफेशनल के चार्जेस होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जो पीपल्स होते हैं वो दूसरे लोगों का वर्क करते हैं, अदर पर्सनस के वर्क में एंगेज रहते हैं, और उसके बदले में उनके जो रिटर्न में उनको जो रेवन्यूशंस मिलता है जिसे हम वेजेस और सैलरी कहते हैं। तो ये थे हमारे इन तीनों में कंपैरिजन, इन तीनों में ये था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है, उनको बांटना है, उनको अलग अलग करना है, और उनका जो बेस है उसको देख के चलना है। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू बोर्ड कैटेगरीज। तो कई प्रकार की बिजनेस कैटेगरी को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। First is industry, second is commerce. Industry is concerned with the production or processing of goods and materials. Industries में productions, goods and जो materials होता है उनका productions किया जाता है, उनका मतलब उनको प्रोडक्ट किया जाएगा, उन पर प्रोसेसिंग की जाती है, ये सारा अपना इसमें आता है। और कॉमर्स इंडस्ट्री ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। और कॉमर्स वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, इसमें सर्विसेज एंड गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, उनको बांटा जाता है, उनको दिया जाता है, और उनके बेस पर अर्निंग की जाती है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस टू कैटेगरीज वी मे क्लासिफाइड बिजनेस फर्म इनटू इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। तो इस बेस पर इनको दो भागों में बांटा है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। लेट अस एग्जामिन इन डिटेल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड जो रिलेटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में हम एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड एंड कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स, यानी जिसमें कन्वर्जन किया जाता है या जो कनेक्टेड रहती है अपने जो रिसोर्सेस को यूजफुल गुड्स में बदलने के लिए। जैसे रॉ मटेरियल से पक्का माल बनाना, जैसे जस्ट लाइक अपना वीट हो गया, तो जो अपने गेहूं होते हैं, गेहूं से अपना आटा बनाना हो गया, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो कॉटन होता है, कॉटन से धागा बनाना हो गया, फिर धागे से कपड़े बनाना हो गया। तो इनका क्या रहता है कि यह कन्वर्जन करते हैं और जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उनको कन्वर्ट करके यूजफुल गुड्स में देते हैं। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटी इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल आर इन्वॉल्व। तो इसमें मैकेनिकल अप्लायंसेस भी होती हैं एंड टेक्निकल स्किल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। दिस इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड एज वेल एज ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ एनिमल। तो एनिमल्स और जो भी अपने ब्रीडिंग वगैरह जो रहते हैं उनके लिए भी वर्क करते हैं, उनके लिए भी यह जो प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, जिस प्रकार इंसानों के लिए किया जाता है उससे उनके लिए भी किया जाता है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मैन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलरली। तो ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन, कई सारे लोगों का ग्रुप होता है और वह प्रोडक्शन में वर्क करते रहते हैं, प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूसिंग सिमिलरली और जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनमें इंगेज रहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू द ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड फ्रॉम कॉटन। तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें जो भी वर्क वगैरह किया जाता है उस वर्क के बेस पर, प्रोसेसिंग के बेस पर कॉटन से जो टेक्सटाइल गुड्स वगैरह क्रिएट किया जाता है। Similarly, electronic industry would include all from producing electronic goods, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाया जाता है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार सबका चलता रहता है। फर्दर इन कॉमन parlance, certain services like banking and insurance are also referred to as industries। जैसे बैंक, ये तो हो गया प्रोडक्ट वाला, गुड्स वाला, और सर्विसेज में हो गया जैसे बैंक हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अब बैंक भी सर्विसेज बनाती है, एक तरह से प्रोड्यूस करती है, यानी अपनी जो है डिपॉजिट्स देगी और उन डिपॉजिट्स को फिर वह लोन में कन्वर्ट करके वापस उनको लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और लोन और इसमें जो उनको जितना इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन वह हमारी डिपॉजिट में देती है, बाकी वह अपनी जो एक्सपेंसेस होते हैं और अपनी जो इनकम्स होती है उसमें रख लेती है। तो ये भी एक प्रकार की अपनी इंडस्ट्रीज़ में आती है। इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इंटू 3 broad कैटेगरी, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी।
तो इंडस्ट्रीज को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री दिस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर, तो प्राइमरी दोज इंक्लूड all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organizations। यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम उन इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करेंगे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्स करती हैं या फिर उनको रिप्रोड्यूस करती हैं, या तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करेगी, कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करती हैं, या फिर जो पहले से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुआ है उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करती है। जस्ट लाइक कॉटन से टेक्सटाइल गुड्स बन गए और फिर उन टेक्सटाइल गुड्स यानी जो धागा वगैरह बनता है उस धागे से वापस वो कपड़ा बनाना, तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। और प्राइमरी में देखा जाए तो क्या, कॉटन से उन्होंने अपना टेक्सटाइल गुड्स यानी धागा बना दिया। तो ये दोनों एक ही के डबल एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें अपन को लेंगे, किनको लिया जाएगा, इसमें अपनी प्राइमरी इंडस्ट्रीज को लिया जाएगा। दिस इंडस्ट्रीज में बी फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलो। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है इनको भी 2 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए गुड प्रोड्यूस करती हैं या प्रोडक्शंस करती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल डेट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी इनका जो रॉ मटेरियल्स होता है वो जियोग्राफिकल या नेचुरल रिसोर्सेज से इनको मिलता है। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी इनके जो एक तरह से जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको ट्रांसफॉर्मिंग किया जाता है, उनका रूप परिवर्तन किया जाता है कुछ यूजफुल गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, लम्बरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग एंड ऑपरेशंस। तो जैसे माइनिंग यानी ये जो अपना ये होता है ना कोटा स्टोन, आपने सुना होगा कोटा स्टोन, तो माइनिंग से कोटा स्टोन निकालते हैं। फार्मिंग में जैसे अपना वीट हो गया या सोयाबीन हो गई, सोयाबीन का प्रोड्यूस करेंगे, सोयाबीन का फिर ऑयल बनाएंगे, ऑयल बनाने के बाद उनकी जो भी अलग अलग ऑयल बन जाता है, खल बन जाता है, इसमें हो गया। यानी सीधा सा जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करते हैं वो अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज, this industry remain engaged in breeding plants and animal for their use in further reproduction. For breeding of plants, the seed and nursery companies are typical example of genetic industries. In the addition, activities of cattle breeding farm, poultry farm and fish hatchery come under the class genetic industries। यानी जो अपने जो ये फिशिंग में इंगेज रहते हैं या एनिमल की जो ब्रीडिंग वगैरह करते हैं या फिर एक तरह से कैसे या फिर अपना जो पोल्ट्री फार्म वगैरह रहता है या फिशिंग वगैरह जो रहती है वो सारी अपनी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, इनको इसमें यूज़ किया जाता है। मतलब जो सीधा सा कह सकते हैं जो प्रोडक्शन लेके नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट नहीं किया लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में जो अवेलेबल्स है, जस्ट लाइक एनिमल वाला जो पोर्शन होता है वो अपना जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। तो ये अपना प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन करती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करती हैं या रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करने का वर्क करती है, वो अपना प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज देज आर concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage, यानी जिनको प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उनका यूज़ करके नया या न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं। गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ एन आयरन or in a primary industries but manufacture of steel by way of further processing of raw irons is a secondary industries. Secondary industries may be further divided as follows। जिस प्रकार माइनिंग हो गया, माइनिंग से आयरन निकाला, अब स्टील वाली कंपनी जो रहेगी उस आयरन को अलग अलग फॉर्म में जैसे उनके किसी के बर्तन वगैरह बना दिए या किसी के कुछ यूजफुल पार्ट्स वगैरह बना दिए या जो मैकेनिक वगैरह जो पार्ट्स वगैरह है तो वो बनाकर उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करके सेल आउट किया जाता है। यानी जो सेकंड स्टेज पे वर्क करती है, फर्स्ट स्टेज पे जो नेचुरल रिसोर्स है जिन्होंने आयरन निकाला है, आयरन निकाल के बेच रहे हैं,
वो अपना प्राइमरी हो गया। और फिर जो आयरन मिला है, जो आया है प्राइमरी स्टेज का, जो फिनिश गुड्स था वह यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में आ जाता है। अब इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, these industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating from utilities, thus bring out diverse finished product that we consume or use through the conversion of raw material or partly finished material in their manufacturing operations। यानी जिसमें रॉ मटेरियल्स में कुछ प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है और उसका फिर डायरेक्ट कंज्यूमर जो रहते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। यानी आगे उनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है, उनको सीधा सा यूज़ करने में ले लिया जाए। जैसे आयरन निकाला, आयरन निकालने के बाद उनके जो पार्ट्स बना दिए जाते हैं और उन पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे किचन वाले पार्ट्स हो गए, जस्ट लाइक बर्तन वगैरह हो गए, ये हो गए, या जो भी मोटर व्हीकल्स वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स वगैरह में बना दिया, उनके स्टील वगैरह पार्ट्स बना दिए, या एक्सेट्रा स्टील का कहीं या आयरन का कहीं जगह यूज़ होता है, तो इस फॉर्म में चेंज करके उनको डायरेक्ट फिर कंज्यूमेबल गुड्स में वो बन जाते हैं। यानी फिनिश होता है, फाइनल स्टेज वाले प्रोडक्ट वो बन जाते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी ऑन द बेसिक मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फॉर प्रोडक्शन। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं इनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग की जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बेस पर। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो ये आ गया पर एनालिटिक इंडस्ट्रीज, जिनमें एनालाइज किया जाता है, जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको भी सेपरेट करके उनके अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे अपना कच्चा तेल आ गया, कच्चे तेल से डामर अलग निकाल दिया जाता है, ऑयल अलग निकाल दिया जाता है और पेट्रोल अलग निकाल दिया जाता है। तो ये वाले अपने हो गए एनालिटिकल इंडस्ट्रीज हो गई। और सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज विच कंबाइन वेरियस इंटीग्रेंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ सीमेंट। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं वह अपना सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में आती है, जस्ट लाइक सीमेंट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यानी रॉ मटेरियल का उन पर कुछ प्रोसेसिंग करके उनको फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। यानी आगे उन पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, डायरेक्ट उनको कंज्यूम किया जाएगा, उनका यूज़ किया जाएगा, उनको फिनिश गुड्स से ही अपन कह सकते हैं। जस्ट लाइक पेपर हो गया या फिर अपना शुगर हो गया, जैसे शुगर कैन से शुगर बना लिया, तो ये अपना गया। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ मेक ए न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविजन एंड केस ऑफ एंड कार एंड कंप्यूटर्स, जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके जोड़कर नया एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जस्ट लाइक टेलीविज़न हो गया, कार हो गया, या अपना एक तरह से कंप्यूटर्स वगैरह हो गया। तो ये अपने सारे इसमें आ जाते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। नाउ सेकंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जो थी ना अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में सेकंड वाला है कंस्ट्रक्शंस। These industries are involved in construction of building, dam, bridge, road, as well as the tunnel and canal. Engineering and architectural skill are important part in construction industry। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, डैम बनाना है, या कैनल बनाना है, या जो टनल वगैरह बनाना है, वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम इसमें इंजीनियर्स वगैरह का या वो जो रहते हैं ना आर्किटेक्चर जो रहते हैं उनकी स्किल्स वगैरह का यूज़ करके इनको बनाया जाता है। थर्ड इज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड हो गई अपनी टेरिटरी इंडस्ट्रीज। These are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. These industries provide services facility as business activities. This may be concerned part of commerce because as auxiliaries to trade, these activities assisted include the category are transport, banking, insurance, warehousing, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको हम टेरिटरी में लेते हैं। जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया। इनके द्वारा उनको जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम टेरिटरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। तो ये अपना इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन था। एंड नाउ सेकंड जो मेन अपना कॉमर्स इंक्लूड 2 parts of activities, trade and auxiliaries of trade. Buying and selling of good is termed are trade। जहाँ पे गुड्स को
बाई किया जाता है और फिर उसको सेल कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उसको किसी पार्टी से खरीदा है और थर्ड पार्टी को बेच दिया है। यानी इसमें 3 पार्टीज होती है। फर्स्ट पार्टी से बाई किया जाता है यानी परचेज किया जाता है, फिर उसमें अपना कुछ मार्जिन जोड़ के थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया जाता है। बट देयर एरिया ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटीज देयर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इसका एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें अपने जो गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है इसमें कुछ फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड की जाती है। दिस आर कॉल्ड सर्विस और एक्सुलरी टू ट्रेड and include transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing, commerce। तो ये इनमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, कम्युनिकेशंस आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया एंड अपना पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग का वर्क को इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एज वेल एज एक्सुलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो कॉमर्स जो रहता है, कॉमर्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चरर्स या जो इंडस्ट्रियल्स होते हैं वो उनमें और जो कंज्यूमर जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करने का वर्क करती है। इट एम्प्रेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, दस ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूड इन कॉमर्स। तो जिसमें देखा जाए तो ये जो सर्विस वगैरह की जाती है इनका देखा जाए तो ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ इधर का माल उठा के उधर उनको प्रोवाइड करना है और बीच में अपना अर्न करना है, जस्ट लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। द hindrance may be in respect of person, place, time, risk, finance. The hindrance of person is removed by trade, thereby making good available to the consumer from the profession or ownership producer. Transport remove hindrance of play by moving goods from the place of production to the market for sale। यानी जो अपनी इंडस्ट्री जो है, जो अपना जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ से प्रोडक्ट को उठाया और मार्केट में सेल करने के लिए उसको मार्केट में लेके गए, जहाँ पे उनके कस्टमर्स वगैरह मिलकर उनको यूज़ किया जाता है, उनको परचेज किया जाता है। तो ये हो जाता है अपना स्टोरेज, वेयर हाउस एंड एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड टू बी सोल्ड एज ऑन द वेन रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ये क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल से एक एक चीज़ ही लेंगे, उनको पता है कि हम मंथ में वीक में इतना सेल आउट कर सकते हैं, तो उतना उन्होंने मंगा लिया और उसको वेयर हाउस या जो भी गोडाउंस वगैरह होते हैं उस गोडाउंस वगैरह में उनको स्टोर करके रखते हैं और देन उनको कंप्लीट करके उनको अपना प्रोडक्ट को वहाँ से 1 बाय 1 सप्लाई करते हैं। जैसे अमेजन का जो वेयर हाउस हो गया, अमेजन के वेयर हाउस पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट का वो थोड़ा जो गुड्स जितना उनको देता है कि इतना सेल हो जाता है उतना मंगा के रख लेते हैं, वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। अब वो बाकी वहाँ की रिस्क सारी है, उनके पास एक बार सप्लाई होने के बाद मैन्युफैक्चरर का कोई रिस्क नहीं रहता। सारी रिस्क किसकी रहती है? अपना जो ये मीडिएटर जो रहता है, ई कॉमर्स वाला जो कैंडिडेट रहता है या जो ओनर रहता है उसकी रहती है। वो वहाँ से कंज्यूमर के सामने उसको डिस्प्ले करेगा और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई करके देगा। तो ये सारा वर्क यानी जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना कि अपना जो अमेजन और फ्लिपकार्ट वाला जो वर्किंग होता है वो वर्किंग अपना ई कॉमर्स में या कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स यानी जो ऑनलाइन हो गया तो वो ई कॉमर्स हो गया, और यही वर्क जैसे ये ब्रोकरेज या ब्रोकर वगैरह जो वर्क करते हैं ना वो कॉमर्स वाला वर्क में आता है। तो ये अपने इसके दो थे। ओके गाइस, अगर आपको इन टॉपिक्स में कुछ कन्फ्यूज़न या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।